नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुपुर और सूत्र एम्ब्रेस योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं लोअर बॉडी वार्म अप, यानी कि कमर से लेकर आपके पैरों तक के लिए का जो वार्म अप होता है वो आज लेकर आई हूँ। हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि अपर बॉडी रूटीन या वार्म अप देखा था, अब इससे ये थोड़ा सा सख्त रहने वाला है। सख्त से मेरा मतलब ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय का अनुशासन रखना पड़ेगा और खाने पीने का अनुशासन रखना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या बड़े हैं वो लोग ये वार्म अप जो है वो आराम से कुर्सी पे बैठ के कर पाएंगे या पलंग के ऊपर बैठ के कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ा सा मैट के ऊपर आना पड़ेगा, आसन लेना पड़ेगा और उसके ऊपर ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे मेरे योग स्टूडियो में भी ये पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए। योग करने के लिए आते हैं तो उससे पहले क्या खाना चाहिए, उसके बाद में कब खाना चाहिए, और योग जब हम करते हैं तो उसका सही समय क्या होता है। तो ये जो दो प्रश्न हैं वो आपको ये वार्म अप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत काम आएंगे। सबसे पहला जो है उसका समय, यानी कि योग करने का समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। पर मैं समझ सकती हूँ 4 से 7 जैसे ही बोला बहुत सारे लोगों के जो है हाव भाव बदल जा चुके होंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद भी कभी कभी मुझे भी देर हो जाती है सोने में, क्योंकि हमारा जो है शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है आजकल। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब 10 बजे सो के 4 बजे उठेंगे। तो इन दैट केस अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं या 5 या 6 या 7 बजे भी नहीं उठ पाते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है 11 बजे तक, यानी कि योगाभ्यास सुबह 4 से लेकर 11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। 11 के बाद प्लीज़ ना करें। दूसरा, शाम का समय जो है वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इससे लेट नहीं करना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ बाद में। ठीक है, क्या खा के योग करना चाहिए या क्या नहीं खा के योग करने चाहिए। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि योगाभ्यास जब आप करते हैं तो खाली पेट करना चाहिए, यानी कि कुछ भी खा के नहीं करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सुबह जो होती है, जिनकी सुबह चाय से होती है, कॉफ़ी से होती है, जूस से होती है, या तो फिर गर्म पानी और नींबू के साथ होती है। तो मैं आपकी रूटीन को बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाहूँगी। आप इस रूटीन को फॉलो करें, सुबह उठ के इस दिनचर्या को ज़रूर करें। उसके बाद आप सिर्फ 20 मिनट का एक गैप रखें और उसके बाद आप योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट आप पहले दिन 20 मिनट के बाद करें, दूसरे दिन 25 मिनट के बाद करें और देख लीजिए आपको क्या सूट करता है। पर इतना समय ज़रूर रखें। ठीक है, अभी दूसरी बात आती है कि यार हमारा चाय से तो कुछ काम नहीं चलता, चाय पीते साथ में बिस्कुट खाना पड़ता है, कि एक ब्रेड खाना पड़ता है, कि एक पराठा खाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस आप क्या करेंगे। तो अगर आपका ये रूटीन अगर है, थोड़ा हल्का सा नाश्ता और चाय अगर आप लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, जूस लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको जो है 35 to 45 यानी कि 35 से लेकर 40 मिनट तक का गैप जो है ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही हैवी नाश्ता करते हैं जैसे कि उपमा, पोहा, ये वो, पराठा, खाखरा, प्लीज़ मेरा ये मानना है कि मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि ये मत करें। इतना सारा खाना खाने के बाद, हैवी नाश्ता करने के बाद आप योगाभ्यास न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा खाने के बाद या आप सुबह खा लेते हैं उसके बाद आपका सब रूटीन चलता है, उसके बाद आप 10 बजे योगा करते हैं, तो अगर आपके ऐसा है तो 1.5 यानी कि आप 1.5 आवर का इतना गैप रख सकते हैं। 2 घंटे का गैप रखें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, शाम की जो प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। शाम की प्रैक्टिस आप ऑब्वियसली आपका दोपहर का खाना खाने के बाद करेंगे, यानी कि लंच के बाद करेंगे। तो लंच के बाद आपको 4 से लेकर 6 घंटे तक का मिनिमम गैप रहना चाहिए योगाभ्यास करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपको अगर आपने 1:30 को या आपने 2 बजे आपका लंच कंप्लीट किया तो उसके हिसाब से आपका जो कंप्लीशन टाइम है तब से लेकर योगाभ्यास का समय तक 4 घंटे मिनिमम और 6 घंटे मैक्सिमम आपका गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो आप 4 से 6 घंटे के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने खाना खाने के या नाश्ता करने के या पानी पीने के तुरंत बाद योग कर लिया तो योगाभ्यास यानी कि योगासन कर लिए तो क्या होगा,
नॉशियाटिक फील हो सकता है, यानी कि उल्टी आएगी ऐसा फील हो सकता है, या तो अगर ज़्यादा खा लिया और योग किया तो उल्टी भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ नहीं होती तो उनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और चलिए ज़्यादा समय अदा न करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे हमारे लोअर बॉडी वार्म अप के साथ। चलिए शुरू करते हैं टो और एंकल जॉइंट्स के साथ। ये भी एक डू इट अलोंग वीडियो है, यानी आप मेरे साथ अपनी मैट के ऊपर बैठ जाएं, दोनों पैरों को फैला लें, दंडासन में बैठ जाइए। ध्यान में ये रखें कि आपके पैर के पंजे अंदर की तरफ थोड़े से मुड़े हुए रहेंगे, यानी कि सीधे रहेंगे। हाथ इस तरीके से पीछे आराम से लगा के नहीं बैठना है, यानी कि आपकी स्थिति जो है कमर की और पीठ की एकदम सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को आराम से घुटनों के ऊपर रख दीजिए, शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेकर जाएं, कमर को एकदम सीधे रखें और धीरे से टो मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। टो यानी पैरों के अंगूठे और उंगलियों की मूवमेंट की शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आगे की तरफ मुड़ते हुए एक्सहेल करेंगे और पीछे की तरफ मुड़ते हुए इनहेल करेंगे। इसी क्रिया को लगभग 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। अभी एंकल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ एंकल्स को पॉइंट करेंगे और पीछे की तरफ फ्लेक्स करेंगे। इसी क्रिया को 5 से 6 बार वापस रिपीट करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को खोल दीजिए। अब उस स्थिति में खोलना है जिस स्थिति में आपके दोनों पैरों के अंगूठे जो है वो एक दूसरे को थोड़ा सा टच करते हैं, यानी कि टिप ऑफ योर टो शुड बी टचिंग ईच अदर। अंदर से बाहर की तरफ सर्कुलर रोटेशंस करेंगे। और उसी तरीके से बाहर से अंदर की तरफ सर्कुलर रोटेशंस करने हैं। जैसे कि पहले के वीडियो में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। दोनों पैरों को वापस साथ में रख के प्रॉपर एंकल रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों के पंजे राइट टू लेफ्ट लेकर जाने हैं। और दोनों पैरों के पंजों को लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। एंकल जॉइंट का मूवमेंट हो जाने के बाद अगले जॉइंट यानी कि नी जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। धीरे से उसे घुटने के नीचे प्लेस कर लेंगे और धीरे धीरे पैर के पंजे को लेफ्ट टू राइट गोल गोल घुमाना है। उसी तरीके से राइट टू लेफ्ट गोल गोल घुमाएंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर के साथ उसी तरीके से रिपीट करेंगे। ध्यान में ये रखें कि आप जिस तरीके से जीरो यानी कि गोल सर्कल बनाते हैं उस तरीके से आपके पैर के पंजे को आपको धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। आपके दूसरे पैर के पंजे को सीधा रखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। धीरे से दूसरी क्रिया की शुरुआत करेंगे। इंटरलॉक करके फिंगर्स को घुटने के नीचे ही रहने देना है। अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ फ्लेक्स करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम पैर को लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। वापस ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस क्रिया को आप आराम से 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। आखिरी बार इसे होल्ड करके रखिएगा और उसी तरीके से दूसरी साइड भी उसे रिपीट करिएगा। याद रखें, टोस को पॉइंट आगे की तरफ नहीं करना है, आपको अंदर की तरफ पैर के पंजे को मोड़ के रखना है। आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच अपने हैमस्ट्रिंग्स और काफ में महसूस होगा। अगली क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि नी प्रेसेस, बैठे बैठे करने वाला पवन मुक्तासन।
धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेकर आए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके, और पैर के पंजे को नीचे ज़मीन पे न रखें, ऊपर हवा में रखना है। बैक को स्ट्रेट रखना मत भूलिएगा। दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे। याद रखें कि आप इंटरलॉक्ड फिंगर्स को ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, पर सेंटर से पकड़ें। वापस से लेफ्ट और धीरे धीरे राइट साइड रिपीट करेंगे। हर बार आप घुटने को चेस्ट के पास लेकर जाते हैं, आपको एक्सहेल करना है और नीचे लेकर जाते वक्त इनहेल करना है। इसी क्रिया को आप रिपीट करें। अभी दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लेकर जाएंगे और दोनों पैरों के पंजे जो है उसे हवा में रखना है, यानी कि आपके मैट के ऊपर नहीं रखना है। इसमें थोड़ा सा कोर मसल्स का भी यूज़ होगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, पर बड़ा मज़ा आएगा। आप कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर किसी से पैर के पंजे ऊपर नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आप पैर के पंजे नीचे रखें, पर इस क्रिया को अवॉइड मत करिए, धीरे धीरे कोशिश ज़रूर करिएगा। अगले जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारे हिप फ्लेक्सर्स यानी कि हिप जॉइंट। दोनों पैरों के पंजों को साथ में जोड़ें। जितना हो सके उतना इनर थाई की तरफ अपने हील्स को लेकर जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को आगे के हिस्से से पकड़ लें और हमेशा कमर को सीधी रखें। धीरे धीरे बटरफ्लाई फ्लैप्स यानी कि तितली क्रिया की शुरुआत करेंगे। अपने घुटनों को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। जितना हो सके उतना ऊपर और जितना हो सके उतना नीचे लेकर जाना है। इस तरीके से पूरा बॉडी ऊपर नीचे नहीं लेकर जाएंगे, केवल अपने हिप जॉइंट से मूव करना है। धीरे धीरे नी को ऊपर और नीचे लेकर जाएं और जैसे जैसे आप इस क्रिया के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, वैसे ही आपकी स्पीड यानी कि आपकी गति को थोड़ा सा फास्ट भी आप कर सकते हैं। पूरा अच्छे से घुटनों को ऊपर लेकर जाना है और पूरा नीचे लेकर जाना है। सेंटर में हिलाते नहीं रहना है। अच्छा, अगर आपके हील्स जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, फिर भी आप इस क्रिया को जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक लेकर जाकर ऊपर नीचे धीरे धीरे फ्लैप करने की कोशिश करते रहेंगे। इन शॉर्ट इस क्रिया को हम स्किप नहीं करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के अंदर वाले हिस्से में थोड़ा सा लेकर जाकर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना है, यानी कि आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने नी जॉइंट्स को प्रेस करना है। इसी स्थिति में 10 या 15 काउंट्स होल्ड करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब यहाँ से बद्ध कोणासन यानी कि जो बटरफ्लाई की पूर्ण स्थिति है, यानी कि घुटनों को ज़मीन के ऊपर टच करके हम इस स्थिति में फॉरवर्ड फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे नीचे, यानी कि अपनी कमर को जो है हंच बैक करके नहीं जाएंगे। बैक को स्ट्रेट रखें, स्पाइन को एक्सटेंडेड रखें और ऊपर देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा कि अगर हम इतना नीचे नहीं जा पाए तो क्या? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर आप नीचे नहीं जा सकते हैं तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक अपने आप को लेकर जाएं और जिस स्थिति में रह सकते हैं वहाँ तक आपको रहना है। अपने आप को ज़रा सा भी प्रेशर या जर्क देके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरीके से आप हाफ नीचे जा सकते हैं और उसी स्थिति में धीरे धीरे डायनामिक मूवमेंट्स करके थोड़ा और अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अभी धीरे से दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा दूर लेकर जाएं और इसे डायमंड शेप यानी कि डायमंड या काइट या काजू कतली शेप बना लीजिए। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ के धीरे धीरे अपने चिन को जो है हील्स को लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप पूरे अच्छे से नीचे नहीं जा पाते हैं तो आप हाफ वे थ्रू जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और वहीं पे धीरे धीरे अपने कमर से डायनामिक मूवमेंट्स करने की कोशिश करें।
यू विल फील एन अमेजिंग स्ट्रेच, इनर थाई में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अगली क्रिया यानी कि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हिप ओपनिंग वार्म अप्स हैं, यानी कि आपके एक्सटर्नल हिप रोटेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। अपने राइट हाथ से राइट पैर के पंजे को अंदर से बाहर की तरफ पकड़ के धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश करेंगे। इस तरीके से पुश करते रहना है, एकदम आराम से जर्क नहीं देना है, पर धीरे धीरे बाहर की तरफ मूवमेंट करते रहना है। उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसे रिपीट करेंगे। अगर हम दूसरे साइड से पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है, अपर बॉडी भी मूव होगी। इसीलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करके अंदर से हम लोग बाहर की तरफ पुश करते हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ पकड़ के बाहर की तरफ पुश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपर बॉडी भी मूव होगा, तो हिप का जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम अंदर से बाहर की तरफ हाथ को पकड़ के, यानी कि पैरों को हाथ से पकड़ के धीरे धीरे पुश करेंगे। चलिए दूसरी क्रिया में धीरे से इस तरीके से नमस्कार मुद्रा करना है और अपने नी और अपने पैर के पंजे को चेस्ट के पास लेकर जाना है। जितना लेकर जा सके उतना लेकर जाएं और इसी स्थिति में थोड़े समय होल्ड करके रखें। उसी तरीके से दूसरे पैर से भी हम दोनों हाथों को पास करेंगे और नमस्कार मुद्रा में होल्ड करके रखेंगे। अगली क्रिया के लिए आपको अपने पैर के पंजे को अपनी एड़ी से पकड़ना है। अपने हाथों को, दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि आप अपनी एड़ी को अपने मस्तिष्क यानी कि फोरहेड पर लगाएं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आप जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएं और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करते रहें। याद रखिए, हर एक की बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल नहीं होती है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपकी भी बॉडी ज़रूर से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहें। दूसरी साइड भी उसी तरीके से रिपीट करें। अभी अपने राइट पैर के पंजे को इस तरीके से रखना है, यानी कि राइट हिप से आगे पैरेलल रखना है, ठीक है। और लेफ्ट पैर के पंजे से लेफ्ट कान को हम टच करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे डायनामिक मूवमेंट्स करेंगे। अगर आपका पैर पूरा ऊपर नहीं जाता है तो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लेकर जाएं। ज़बरदस्ती कुछ भी उसको मूव नहीं करना है। इस तरीके से टेलीफोन पे बात करते हैं, उस स्थिति में आपको रहना है। इट गिव्स एन अमेजिंग एक्सटर्नल रोटेशन टू द हिप। दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे। अपने लेफ्ट हील को लेफ्ट बट से पैरेलल रखें और राइट फुट से धीरे धीरे राइट कान तक हम टच करने की कोशिश करेंगे। 5 या 6 बार ऐसे डायनामिक मूवमेंट्स करने के बाद अपने राइट नी को धीरे से ज़मीन के ऊपर रखेंगे और राइट फुट से राइट ईयर को टच करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल टेलीफोन पे बात करते हैं वैसा लगता है। एक्सटर्नल हिप रोटेशंस के बाद हम इंटरनल हिप रोटेशन ज़रूर से करेंगे, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम फॉरवर्ड फोल्ड्स के बाद बैकवर्ड बेंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सटर्नल हिप रोटेशन के बाद इंटरनल हिप रोटेशन करेंगे। इस स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों के पंजे हिप के एकदम पास और दोनों हील्स जो है वो भी आपके हिप के एकदम पास रहेंगी। थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन है, आप देख सकते हैं कैसे साइड से आपको अपने दोनों हाथों के पंजों को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है और हिप के एकदम पास प्लेस करना है और दोनों एड़ियों को बटक्स के एकदम पास प्लेस करना है। ये स्थिति थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन आप एक बार सेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी स्थिति में रहकर हम धीरे से अपने दोनों घुटनों को अपने लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और दोनों घुटनों को अपने राइट साइड लेकर जाना है। कोशिश करें कि आप मैट को टच करें अपने नीज से, पर अगर नहीं हो सकता है तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक लेकर जाएं। बहुत ही सरल क्रिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया भी है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे करते करते आप अगर आगे स्लाइड हो रहे हैं, मैट से आगे स्लाइड हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। वापस अपने हिप्स को पीछे लेकर जाएं और इस क्रिया की शुरुआत करें।
अभी उसी तरीके से हम ऑल्टरनेट टो टचिंग यानी कि लेफ्ट घुटने से राइट टो को टच करेंगे और राइट घुटने से लेफ्ट टो को टच करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि दूसरा घुटना उस दरमियान जो है एकदम सीधा रहेगा, आपको उसको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। साइड से भी एक बार देख लीजिए किस तरीके से ये क्रिया दिखेगी। चलिए हैमस्ट्रिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हैमस्ट्रिंग बहुत सारे लोगों के टाइट होते हैं, स्पेशली मेल्स के बहुत हैमस्ट्रिंग्स टाइट होते हैं, तो इसे हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इसे बोलते हैं क्रॉच आसन स्ट्रेच यानी कि हीरोन पोज स्ट्रेचिंग। आपको दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने पैर के पंजे को पकड़ लेना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उसे स्ट्रेच करना है जब तक आपका पूरा पैर इस तरीके से सीधा ना हो जाए। पैर जब घुटने से सीधा हो जाए तो उसे धीरे धीरे करके अपने मस्तिष्क के पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से दूसरे साइड भी रिपीट करेंगे, यानी कि आपको फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने दूसरे पैर के पंजे को पकड़ना है और घुटने से पैर को सीधा करने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे उसे मस्तिष्क तक लेकर जाना है। अच्छा, अगर आप ये क्रिया देखकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका कोई भी बेल्ट या दुपट्टा कुछ भी चलेगा जिससे आप अपने पैर के पंजे के ऊपर धीरे से लगा सकें और बेल्ट को पकड़ लीजिए। आपको लगता है वहाँ तक आप बेल्ट को पकड़ सकते हैं, जहाँ आपका पैर पूरा सीधा हो रहा है उसे थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए और धीरे धीरे घुटने को नीचे की तरफ पुश करते रहें। इस तरीके से आप अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो है धीरे धीरे करते करते फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके वजह से अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है तो उसके वजह से बहुत सारे पेन्स भी हो सकते हैं बॉडी में। तो हम कोशिश करें कि ये क्रिया हर रोज़ हम प्रैक्टिस करें। आप इसे सोते हुए भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर से बताऊंगी। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोअर बैक। बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पेन होता है, तो हम आज पूरा स्पाइन और लोअर बैक की क्रियाएं करेंगे। उष्ट्र चालन यानी कि कैमल राइडिंग से शुरुआत करते हैं। इस तरीके से चिन को थायराइड ग्लैंड के पास लगा देना, यानी कि एग्जैक्टली अपर चेस्ट के ऊपर लगाना है और धीरे धीरे हम्प बना के नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और फिर ऊपर देखते हुए स्पाइन को सीधा रख के धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से 4 से 5 बार करना है और फिर रिवर्स करेंगे, यानी कि पहले ऊपर देखते हुए सीधे नीचे चले जाएंगे और फिर चिन को अपर चेस्ट पे टच करके हम बना के ऊपर आएंगे। बिल्कुल जैसे ऊंट चलता है वैसे हमें हमारी स्पाइन को मूव करना है। स्पाइन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ सेड, ऐसा बताया जाता है कि आपकी स्पाइन की हेल्थ जितनी अच्छी होगी उसके हिसाब से आपकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी आपकी स्पाइन जितनी ज़्यादा स्टिफ उतनी ज़्यादा आपकी एज। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं तो जहाँ तक नीचे जा सकते हैं वहाँ तक आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम कटी चालन यानी कि हम सर्कुलर रोटेशंस ऑफ लोअर बैक करेंगे। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट पूरा अच्छे से रोटेशन करना है। अगर आपका नाक मेरी तरह नीचे ज़मीन पे नहीं रगड़ रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जहाँ तक नीचे जा सकते हैं वहाँ तक नीचे जाए। इम्पॉर्टेंट इज़ टू मूव, यानी कि आपका मूवमेंट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी क्रियाओं को अटेम्प्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चार से 5 बार इस क्रिया को करने के बाद हम ऑपोजिट साइड भी इस क्रिया को धीरे धीरे रिपीट करेंगे।
इस क्रिया को करते समय एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। चलिए अभी पश्चिमोत्तानासन स्ट्रेचिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉरवर्ड फोल्ड है, बहुत सारे लोगों के पैर जो है वो घुटनों से मुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो आप जब पश्चिमोत्तानासन करें उससे पहले आप कोशिश करेंगे इस तरीके से फॉरवर्ड फोल्ड्स करने के लिए, ठीक है। यानी कि अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके आगे की तरफ लोअर बैक से अपने बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। इस तरीके से डायनामिक मूवमेंट्स करते रहें। लेकिन ये जो यहाँ पे दिखाया है उस तरीके से आपको कमर को वापस हंच बैक नहीं करना है। आपको स्पाइन को एक्सटेंडेड रख के ऊपर देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करनी है। कभी भी अपना फोरहेड घुटने पे लगाने की कोशिश मत करिए। हो सके तो अपने चिन को नीचे घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करें। इससे आपका स्पाइन जो है बिल्कुल सीधा रहता है फॉरवर्ड फोल्ड के दरमियान भी। अगर आपकी फॉरवर्ड फोल्ड वीक है तो आप इस तरीके से नौका चालन का अभ्यास कर सकते हैं। आप जैसे नौका चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाना है और 5 बार या 6 बार हो जाने के बाद उसी तरीके से नीचे से ऊपर गोल गोल घुमाना है। चलिए इसके बाद अगली क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से कैक्टस शेप में रखना है और आपको धीरे से लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने अपर और लोअर बैक से स्ट्रेच करना है, यानी कि साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। साइड स्ट्रेचिंग करते समय आपका हाथ की हथेली और आपकी जो कोहनी है वो धीरे धीरे ज़मीन को टच करे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी इस तरीके से हिप को उठा के पूरा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। इससे आपका साइड स्ट्रेच नहीं होगा। हमें जिस तरीके का साइड स्ट्रेच चाहिए उसके लिए आपको अच्छे से लेफ़्ट और अच्छे से राइट साइड पे विदाउट लिफ्टिंग अप योर बट, यानी कि अपने बटक को ऊपर उठाए बगैर धीरे धीरे साइड बाय साइड स्ट्रेचिंग करनी है। अभी स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से अपने राइट हाथ को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें और लेफ्ट हाथ को स्पाइन की सीध में पीछे रख दीजिए और दोनों कंधों को एक सीधी रेखा में लेकर आते हुए पीछे देखते हुए स्पाइनल स्ट्रेच करेंगे। उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसे रिपीट करेंगे। आशा करती हूँ आपको लोअर बॉडी वार्म अप अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर से इसका प्रयास करें, प्रयत्न करें। मैंने अपने खुद के क्रिएटिव इनपुट्स उसके अंदर डाले हैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आपके हिप ओपनिंग के लिए, इनिशियल जो आप थोड़े बहुत आसन करते हैं उसके लिए, जो आपको थोड़ा सा हिप ओपनिंग है या फिर बैक स्ट्रेंथनिंग है या फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड्स है, उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर लिखिएगा, हमें ज़रूर से बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि हमारा एपिसोड नंबर 3 और इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड में हम फाइनल सूक्ष्म व्यायाम लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सेहतमंद रहें। तब तक के लिए नमस्कार।